आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में और सार्क के बारे में। देखिए, बेसिकली जो ये चैप्टर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था कि 1990 में जब शीत युद्ध खत्म हो चुका था, तो ऐसा लग रहा था कि विश्व की राजनीति पे ना एक दो ध्रुवीय जो पावर जो थी वो आई हुई थी। तो अब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अमेरिका का ही शासन चलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब नाटो की स्थापना की थी, तो उसके अंदर कुछ यूरोप के कुछ देश थे उसके अंदर। उसने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नाटो की स्थापना की थी। बट ये बाद में इसके अंदर कुछ देश और शामिल हो गए और उन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी। अब वो दो ध्रुवीय व्यवस्था तो टूट गई। दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान, इनकी जो है स्थापना हो गई थी। और ये बहुत पावरफुल कुछ एक यूनिट थी। संघ इज अ यूनिट जिसमें कुछ देश मिलकर और अपनी एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम संघ बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे संघ उन्होंने बनाए, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। और उसके अंदर देखिए, यूरोपीय संघ ये है सत्ता के नए केंद्र, जिसमें हम यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में है। अब आते हैं हम यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई थी। देखिए, बेसिकली जो यूरोपीय संघ की स्थापना हो चुकी थी ना, वो तो 1945 में ही हो चुकी थी। क्योंकि 1945 में यूरोपीय देशों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो मार जो झेली थी, उसके कारण से उनकी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया था और पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर उन्होंने नाटो की स्थापना कर ली थी और एक उन्होंने ग्रुप बना लिया था। बेसिकली किया तो था अपने पावर, अपने प्रॉफिट के लिए, बट इन्होंने अपना ही प्रॉफिट बाद में दिखा दिया, जो 1990 के बाद वो सब लोगों के सामने आया। 1945 के बाद यूरोप के देशों ने मेल मिलाप को, यूरोप शीत युद्ध में भी मदद मिली, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा स्थापित करने के लिए उनकी मदद करनी शुरू कर दी। और इसे ही, जो उन्होंने इसलिए मदद की ना अमेरिका ने, उसे ही हम मार्शल योजना कहते हैं, जिसमें अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन किया। यानी उसने जो जो देश जो थे द्वितीय जो विश्व युद्ध जो हुआ था उसके अंदर उन्हें जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उनका जो आर्थिक व्यवस्था जो खराब हो गई थी, तो उसको सुधारा और उसे उसी के तहत जो है उसका नाम उन्होंने दिया मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद 1957 पे हम लोग आते हैं, जिसमें 6 देशों ने मिलकर, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली एंड बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि की और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का एक गठन कर लिया। ये सब चीजें जो है, ये यूरोपीय संघ का जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर था, वो उस चीज को दिखा रहा है कि यूरोपीय संघ की कैसे उसकी स्थापना हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना किसने की थी? बेसिकली वो अमेरिका ने की थी, जो स्टार्टिंग में की थी। क्यों क्यों करनी थी उसे? क्योंकि उसे यूरोप के देशों ने व्यापार में, आर्थिक उनकी मदद करने के लिए इस इस संघ की स्थापना उसने की थी। अब आते हैं, देखिए हम, ये है हमारा यूरोपीय संघ का, जो हमारा यूरोपीय संघ का जो एकता का प्रतीक जो माना जाता है ना, तो वो उसका झंडा है। और झंडे के अंदर 12 सितारे हैं। ये 12 की संख्या को उन्होंने पारंपरिक रूप से और पूर्णतः और एकता का प्रतीक माना था, इसीलिए इस झंडे को इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने बनाया है। तो ये है यूरोपीय संघ का झंडा, जो किस चीज को शो करता है कि वहां की एकता का प्रतीक है ये, कि जिस तरह से ये 12 सितारे चमक रहे हैं, ऐसे ही वो 12 देश जो यूरोपीय संघ के सदस्य थे, उसके अंदर कुछ नए सदस्य देश बाद में शामिल हो गए थे, तो झंडा इनका पहले बन चुका था। तो ये झंडा है यूरोपीय संघ का। अब देखिए, झंडे के बाद हम लोग आते हैं कि इसके कुछ कितने पुराने सदस्य थे और कितने नए सदस्य थे। जितने भी जो नाटो के सदस्य थे, वो सारे के सारे पुराने थे। जो हमें पर्पल शेड के जितने भी आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे पुराने सदस्य हैं। और जो ऑरेंज शेड के जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे नए देश इसके अंदर शामिल हुए थे। अब ये नए देश और पुराने देश दोनों ही मिलकर यूरोपीय संघ की उसने स्थापना की थी। अब इसके अंदर जो मैपिंग वर्क आता है ना, वो इसी तरीके से आता है कि पुराने देश जो हैं कौन कौन से थे और नए देश कौन से इसके अंदर शामिल हुए।
अब आते हैं, देखिए कि यूरोपीय संघ जो अमेरिका ने अपने फायदे के लिए जिसको शुरू किया था, जिसका नाम पहले आप नाटो भी कह सकते हैं, तो वो उसका आगे क्या हुआ। 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। राजनीतिक स्वरूप मतलब क्या है कि वहां के जो सारे देशों ने मिलकर अपने आप को एक संघ के अंदर अपने आप को संघ के अंदर उन्होंने स्थापित कर लिया था। फिर आते हैं हम 1992 फरवरी में, जो मासिस ट्रस्ट संधि द्वारा यूरोपीय संघ का प्रॉपर रूप से जो था वो यूरोपीय संघ का गठन अब हो चुका था। अब उसके अंदर दो तरह के सदस्य मिल चुके थे, जो पुराने थे वो भी और जो नए थे वो भी। और कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो यूरोपीय संघ से अपने आप को उन्होंने अपने अलग कर लिया था, जिसमें से ब्रिटेन भी एक था। अब हम आते हैं, देखिए कि इसके उद्देश्य उद्देश्य क्या थे, कि ये ऐसा यूरोपीय संघ की जो स्थापना जो हुई वो किन कारण से हुई थी। की तो थी अमेरिका ने, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अमेरिका को ऐसा नहीं कि अमेरिका को एक तरफ को पटक दिया या एक उसका नहीं उसके फेवर में बोले, लेकिन वो ना उसके फेवर में बोले ना उसके अगेंस्ट में बोले। उनकी अपनी जो एक अलग पहचान थी वो उन्होंने सबको, पूरे विश्व को उन्होंने दिखा दी कि हम एक संघ हैं। हम अमेरिका के या रशिया के कहने पे या किसी के भी कहने पे हम लोग नहीं चलते हैं। क्यों? अब देखिए उसके उद्देश्य है क्या है इसके अंदर। एक समान विदेश नीति उन्होंने अपनाई, सुरक्षा नीति अपनाई। एक समान विदेश नीति का मतलब क्या है कि जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर सदस्य देश हैं वो सब एक समान ही अपनी विदेश जो विदेशी नीति अपनाएंगे वो एक जैसी अपनाएंगे। जो भी सुरक्षा नीति अपनाएंगे एक जैसी अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक संघ के सदस्य हैं और उनको एक दूसरे देश का सम्मान करना है। और उन्हें क्या करना है कि जितना भी वो विदेशों से जो भी व्यापार करते हैं वो एक जैसा ही करेंगे। अब एक समान उन्होंने मुद्रा रखी अपनी, जिसे यूरो के नाम से जाना गया था, कि वो जितने भी देश हैं जो यूरोपीय संघ के अंदर शामिल हैं वो एक ही मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो आपस में अच्छी तरीके से व्यापार कर सकें और अपना आर्थिक विकास कर सकें। नेक्स्ट उद्देश्य उद्देश्य क्या आता है इसके अंदर, वीजा मुक्त आवागमन। वीजा मुक्त आवागमन मतलब जितने भी यूरोप के देश हैं वो सारे के सारे, उनके जो अंदर जो लोग रहते हैं या जो व्यापार करते हैं वो अपने जितने भी यूरोप में हैं जो देशों के अंदर एक दूसरे के अंदर जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उन्हें किसी तरह का वीजा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अपने व्यापार को, अपने आर्थिक विकास को ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते थे। देखिए जो नए जो देश जितने भी शामिल हुए ना इसके अंदर, उसमें से मोस्ट ऑफ जो रशिया के खेमे में थे वो देश इसके अंदर शामिल हुए थे। इसीलिए भी उन्होंने ऐसा किया कि ताकि वो देश जो है वो आपस में मिलके अपने आर्थिक को या सांस्कृतिक आवागमन को वो सुनिश्चित कर सकें, वो एक साथ आगे बढ़ा सके। ये एक ग्रुप है यूरोपीय संघ, जिसके अंदर आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे को उन्हें सहयोग देना था। यही वो चीजें होती हैं कि अगर आंतरिक मामले किसी, यानी किसी अगर एक देश में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो दूसरा देश उसकी हेल्प करेगा, या वो एक सजेशन दे सकता है कि इस प्रॉब्लम से आप लोगों को कैसे निकलना चाहिए। और न्याय से जुड़े मामले, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बैठ के या मीटिंग्स के जरिए जो है वो उस चीज को शॉर्ट आउट करेंगे। ये थे यूरोपीय संघ के उद्देश्य जिसकी वजह से उसकी स्थापना की गई थी। अब उसके अंदर कुछ तो खास बात होगी कि जो यूरोपीय संघ के अंदर इतने तो पुराने देश थे और इतने ही नए देश सामने आ गए। तो नए देश जो सोवियत संघ के जो अंदर जो पहले जो थे वो भी यूरोपीय संघ के अंदर ही शामिल हो गए। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है कि यूरोपीय संघ में कौन कौन सी अच्छी चीजें थी। वो थी आर्थिक सहयोग वाली संस्था से वो राजनीतिक बन चुकी थी। यानी वो पहले सिर्फ व्यापार के लिए एक दूसरे की हेल्प करती थी, लेकिन अब राजनीतिक तौर पे भी वो एक दूसरे के साथ हैं। राजनीतिक तौर से साथ मतलब कि उन्हें एक देश दूसरे देश के ऊपर कभी ना कोई आक्रमण करेगा, ना ही वो एक दूसरे के साथ कोई भी मतभेद अगर होगा भी तो उसे बैठ के शॉर्ट आउट करेंगे। फिर आते हैं हम, इन्होंने यूरोपीय संघ को अपना एक अलग झंडा बनाया, अलग एक गान बनाया, एक स्थापना दिवस बनाया। और मुद्रा तो आप अभी मैंने लास्ट मेंशन कर दिया आपको कि उन्होंने यूरो को अपनी एक जो यूरोपियन जो संघ की मुद्रा उन्होंने घोषित कर दी थी। एक विशाल राष्ट्र राज्य ये बन गया जिसमें देशों की संख्या अब ज्यादा हो गई थी। यानी पहले पुराने भी और अब नए भी।
पुराने वो जो अमेरिका के खेमे में शामिल थे, नए वो जो सोवियत संघ में जो शामिल थे। उसमें से ज्यादातर देश, ऐसा नहीं कि सारे ही देश सोवियत संघ में शामिल थे, लेकिन ज्यादा देश जो सोवियत संघ के अंदर शामिल थे वो भी यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गए। झंडा किस चीज को शो करता है, देखिए उसमें 12 सोने के सितारे हैं जो चमकदार चीज को शो करते हैं। सितारे मीन क्या होते हैं, जो चमकते हैं। यानी वो सारे जितने भी देश हैं वो एक चमकदार स्थिति में थे। बेसिकली यूरोप के जितने भी देश थे वो पहले ही उसमें, वहां पे औद्योगिक क्रांति तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वो लोग मार झेल चुके थे। इसी वजह से उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। बस इसी चीज को ठीक करने के लिए अमेरिका ने उसका साथ दिया, और वो आज 1992 में वो एक प्रॉपर यूरोपीय संघ के नाम से जाना गया। झंडे के बारे में कि वो चीज दिखाता है कि एक ही राउंड फिगर के अंदर वो है, और वो पूर्णतः समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। देखिए ये चीजें जो है ना, आपके पास ये पॉइंट्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स का भी मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा क्लू देना चाहूंगी कि जैसे विशेषताएं हैं इसके अंदर, तो आपके पास 4 है, और मैक्सिमम जो मार्क्स जो इसमें आते हैं वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जिसमें आपको 4 आपको पॉइंट्स देने होते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स के अंदर 2 मार्क्स के तो 4 पॉइंट्स होते हैं, और 4 मार्क्स की आपकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसी चीज को ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के आगे मेंशन किया है, और ये आपके आगे 4 पॉइंट्स हैं ही आपके आगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर कि इसको यूरोपीय संघ को इतनी बड़ी ताकत जो मिली, जो पूरा एक संघ बन गया, इतने देश आपस में मिलजुल के कैसे रहे, तो इसको ताकतवर बनाने वाले कारक कौन कौन से थे। ये जितने भी मैंने आपके आगे पॉइंट्स मेंशन किए ना, ये बेसिकली एक एक क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेसिस पे है ये। तो हम आते हैं इसमें 2016 में, अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी एक ये अर्थव्यवस्था थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा, जो अमेरिका के बराबर था। यानी आज अमेरिका को टक्कर देने वाला एक संघ आ गया था। बेशक एक देश नहीं आया, लेकिन संघ आ गया था। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी। यानी ये यूरोपीय संघ के सदस्य देश जितना भी व्यापार करते थे वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा करते थे। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो थे, ये 2016 के बाद में ये अलग हो गए थे। ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उन लोगों के साथ, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, तो उसके बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं इसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, परमाणु शक्ति संपन्न था सुरक्षा परिषद। तो इस तरीके से वो चीजें मैटर करती हैं कि ये चीजें इतनी ताकतवर क्यों बन गई थी। इसकी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव जो था यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर भी पड़ता था। क्योंकि अमेरिका, देखिए अगर हम मैप को अगर आप लोग उठा के देखते हैं ना, तो अमेरिका इज जो, अगर हम मेंशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, और बीच में यूरोप पड़ता है, और उसके बाद राइट हैंड साइड पे एशिया, अफ्रीका के देश पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से इसकी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव यूरोप के देशों में, एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में भी पड़ता है। अब इतना ताकतवर होने के बाद भी यूरोपीय संघ के अंदर कुछ कमजोरियां जरूर थी। अब वो कमजोरियां कौन कौन सी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कमजोरी तो हर चीज के अंदर होती है, तो और वैसे भी बेसिकली इतने सारे देश मिलके अगर एक चीज को स्थापित कर रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए कौन कौन सी है इसके अंदर। सैनिक ताकत के हिसाब से तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम फर्स्ट कमजोरी अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाता है कि विदेश रक्षा नीतियों में टकराव होने लगा था। कैसे कि जो, अगर एक देश ने अगर कोई डिसीजन लिया है अपना विदेश संबंधी, तो वो दूसरा देश उस चीज को नहीं मानता था। जैसे लाए अगर हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इराक पर हमले के मामले में ब्रिटेन ने तो अमेरिका का साथ दिया था, पर जर्मनी और फ्रांस दोनों ही खिलाफ रहे थे। तो ये सब चीजें क्या थी कि रक्षा नीति जो अपनाते थे ये यूरोपीय संघ के देश, कभी कभी इनमें आपस में मतभेद, वैचारिक मतभेद हो जाते थे, जिसकी वजह से एक तो फेवर में रहता था और दूसरे देश उसके अगेंस्ट रहते थे। कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन के थे, इसी कारण से वो पूर्णतः जो है वो पूरी तरह से अमेरिका का साथ देते थे, चाहे वो सही में चाहे वो गलत में। और यही काम उन्होंने किसने किया, ब्रिटेन ने किया। कि ब्रिटेन तो इराक के हमले, और पूरी दुनिया जानती है कि जो इराक के ऊपर जो हमला हुआ था वो बिल्कुल अनयूजुअल था, उसका कोई वो मीनिंगलेस था, वो
इराक के ऊपर ऐसा हमला होना ही नहीं चाहिए था। तो इसी तरीके से ब्रिटेन और इराक पे हुए हमले हमले के ऊपर तो भारत ने भी जो अमेरिका के खिलाफ जो है वो बोला कि ये गलत था ये। तो ब्रिटेन ने उसका साथ दिया और जर्मनी और फ्रांस जो है उसके खिलाफ रहा। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमारे अंदर कि कमजोरियां कौन कौन सी थी। यूरो को मानने से नाराजगी हो गई थी। तो ये नाराजगी क्यों हुई थी देखिए। अब अब यूरोपीय संघ ने क्या किया, कुछ हिस्सों में यूरो को लागू कर दिया और इसी कारण से वहां के सदस्य देशों के अंदर आपस में नाराजगी हो गई थी। बेसिकली किसके बीच में हुई थी, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थी एक मार्गरेट थेचर, जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अपने आप को अलग रखा। क्यों, क्योंकि वो यूरो को मानने से उसने मना कर दिया था। डेनमार्क और स्वीडन ने भी मैस्ट्रिट संधि और सांझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित रही। यानी ना तो ब्रिटेन ने माना, इसमें ब्रिटेन ने भी उसके अगेंस्ट काम किया कि यूरो को उन्होंने नहीं मानना है, और डेनमार्क और स्वीडन ने भी ऐसा ही किया कि वो यूरो को उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो ब्रिटेन भी उससे अलग हो गया यूरोपीय संघ से एक समय आने के बाद। तो ये सारी चीजें थी कि यूरोपीय संघ जो है वो किस तरह से फेमस हुआ, किस तरह से उसकी शक्तियां थी, और शक्तियां होने के बावजूद भी वो उसके अंदर कुछ कमजोरियां भी थी। तो ये हमने पढ़ा आज यूरोपीय संघ के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आसियान और सार्क के बारे में। ओके, थैंक यू।